अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट 1। इसमें से हमने ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला टॉपिक जो था अपना वो कंप्लीट कर लिया था बुक से, कंटेम्परेरी इश्यूज इन क्रिटिकल केयर एरिया। ठीक है, इसमें लीगल और एथिकल इश्यूज हमने पढ़े थे। तो आज हम देखते हैं बाकी जो हमारे कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं। एक हमारा ये रह गया डेथ एंड डाइंग थीरीज, उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, और लास्ट पे है न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये दो ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, डेथ एंड डाइंग और इन्फेक्शन कंट्रोल। अब जो हमारे पास ये वाला चैप्टर है आपका डेथ एंड डाइंग, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, एंड ऑफ लाइफ केयर के नाम से होगा, पैलिएटिव केयर वाला। ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्शन कंट्रोल है ये आपकी बुक पे नहीं है, तो मैं आपको ये स्लाइड से करवा दूंगी। तो आज हम ये दो ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ लाइफ एंड पैलिएटिव केयर, ये चैप्टर नंबर आपका 6 होगा। ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बुक से। सबसे पहले हम डिफाइन करें तो एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आपने ये अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है। ये हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर, ऑल्सो नोन एज पैलिएटिव केयर, it refers to a comprehensive approach to caring for individuals who are facing a life-threatening illness or injury। मतलब ये हमारे पास एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है एंड ऑफ लाइफ केयर या पलिएटिव केयर, जिसमें हम लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स की केयर कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि नियर टू डेथ होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पलिएटिव केयर या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर। अब हमारा इसका जो मेजर गोल है वो क्या होता है एंड ऑफ लाइफ केयर का। हमने पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करनी होती है, सपोर्ट देनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ये हमारा मेजर गोल होता है एंड ऑफ लाइफ केयर का। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। पलिएटिव केयर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डाइंग फॉर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि हमने पलिएटिव केयर में क्या करना होता है, पेशेंट्स और फैमिलीज की जो क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डाइंग है ना उसको इन्हांस करना होता है, उसको इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, अब इसके हमारे पास जो है ना WHO के अकॉर्डिंग 7 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं पलिएटिव केयर के। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिम्टम मैनेजमेंट। उसके बाद है एडवांस्ड केयर प्लानिंग, फैमिली सेंटर्ड केयर, इमोशनल साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल केयर। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज, केयरिंग फॉर द केयर गिवर। ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर जो है ना वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही है। हमने हर प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, सिम्टम मैनेजमेंट। कि हमने पैलिएटिव केयर में या एंड ऑफ लाइफ केयर में पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करना होता है, उसको रिजोल्व करना होता है। ठीक है, अब सिम्टम्स कौन कौन सी आती हैं इस स्टेज में एंड ऑफ लाइफ में। सबसे पहली है पेन। ठीक है, अभी हमें पता है कि अब पेन जो है वो डिफरेंट इसकी कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले जो है वो डिजीज डिजीज पैथोलॉजी है, या फिर ऐसे कोई प्रोसीजर्स हैं या इंटरवेंशंस हैं जो कि पेन कॉज कर रहे हैं डाइंग पेशेंट्स में या एंड ऑफ लाइफ केयर पेशेंट्स में। ठीक है, तो हमने इसकी पेन को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, दो तरह की इसकी ट्रीटमेंट होती है। एक होती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन और एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, तो हमने उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको इंटरवेंशंस देनी होती है, फार्माकोलॉजिकल भी और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी। ठीक है, ये आपने पढ़ी होंगी। इसकी जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें हमारे पास ओपोइड्स आते हैं, नॉन ओपोइड्स आते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल है उसमें वही हमने डिस्ट्रैक्शन करनी है, उसको टच थेरेपी करनी है, और बाकी इसमें म्यूजिक थेरेपी आ जाती है। बाकी जो भी हमने डिस्ट्रैक्शन टेक्निक पढ़ी है ना वहाँ पे, माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज, वो सारी इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सिम्टम हमारे पास क्या होती है, डिस्निया। ठीक है, डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ठीक है, और अब इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, या तो डिजीज की वजह से डिस्निया हो रहा है। ठीक है, या फिर एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है डिस्निया, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, इनसे भी डिस्निया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। तो हमने क्या करना है, उसकी कोज की बेस पे उसको ट्रीट करना है, उसको इंटरवेंशंस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेशन है, कि हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद ओपोइड्स वगैरह दे सकते हैं, एंग्जियोलिटिक्स दे सकते हैं अगर उसकी जो कॉज है वो एंग्जाइटी है। ठीक है, उसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं डिस्निया को ट्रीट करने के लिए। इसमें हमने क्या करना है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, वहाँ से जो क्राउड है उसको कम करना है रूम में, और बाकी जो फैन वगैरह है वो ऑन करने हैं। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हमने मेंटेन करनी है ताकि जो ब्रीदिंग है वो उसकी मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड सिम्टम होती है इसमें, वो है एंग्जाइटी एंड एजिटेशन। अब इसकी भी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं।
ठीक है, इसको भी हमने ट्रीट कैसे करना है, फार्माकोलॉजिकली भी और नॉन फार्माकोलॉजिकली भी। जो फार्माकोलॉजिकल है उसमें हमने मेडिकेशंस देनी होती हैं, जो कि अब यहाँ पे लिखी हुई हैं कि बेंजोडियाजेपाइंस हम दे सकते हैं, इसमें शॉर्ट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। और उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट है, ये भी हम दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसमें हमने उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको जो है ना स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम जो है वो है डिप्रेशन, ठीक है। जो हमारे पास इस स्टेज में पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें डिप्रेशन जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो हमने डिप्रेशन को भी ट्रीट करने के लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस करनी होती है, ट्रीटमेंट करना होता है। उसमें क्या है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी कर सकते हैं, कोग्निटिव बिहेवियल थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिकेशंस में हम उसको एंटी डिप्रेशन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है कि उसकी जो अवेयरनेस है ना, उसका लेवल चेंज हो जाता है, उसका जो कोग्निटिव स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सिम्टम्स शो होती हैं, उसका जो है ना एजिटेशन होती है, विड्रॉल वो शो करता है, कन्फ्यूजन होती है उसको, ठीक है। उसका बिहेवियर जो है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, हेलुसिनेशंस, उसको डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं। तो ये सारी इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं डिलीरियम में। इसको भी हमने ट्रीट करना है, उसको मैनेज करना है। तो इसमें सिम्टम कंट्रोल करेंगे और इसमें मेडिकेशन जो है वो वही इसमें आ जाती हैं, बेंजोडियाजेपाइंस हैं और न्यूरोलेप्टिक्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम होती है स्टेज में, वो है नोजिया एंड वोमिटिंग। इसके ऊपर डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, लाइक अगर पेशेंट की जो अपनी कोई डिजीज़ है, पैथोलॉजी है, उससे उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई कीमोथेरेपी है, उससे भी हो सकता है उसमें नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। तो इसकी भी डिफरेंट कॉजेज होती हैं। अब इसको भी हमने ट्रीट करना है फार्माकोलॉजिकली, इसमें हमने एंटी एमेटिक्स को यूज़ करते हुए उसकी नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करना है, उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला प्रिंसिपल था, सिम्टम मैनेजमेंट। हमने हर सिम्टम को उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी कॉजेज की बेस पे ट्रीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम जो जब हम सारी सिम्टम्स को ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो है ना वो उसकी पेन जो है अगर वो अनमैनेजेबल है, ठीक है, अनट्रीटेबल है, तो हम उसको एंड ऑफ लाइफ सेडेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जब पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है अनबियरेबल और अनमैनेजेबल पेन से, या कोई भी ऐसी सिम्टम जो कि ज़्यादा स्वेयर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ लाइफ सेडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सफिशेंट लेवल तक। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल है इसका, पैलिएटिव केयर का या एंड ऑफ लाइफ केयर का, वो है एडवांस्ड केयर प्लानिंग, ठीक है। एडवांस्ड केयर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम एडवांस में ही कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर लेते हैं, कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स कर लेते हैं जो कि उसकी एंड ऑफ लाइफ केयर में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये आगे आपको समझ आ जाएगी, इसके आगे दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस्ड डायरेक्टिव्स, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव्स इसी में आ जाती हैं, एडवांस केयर प्लानिंग में। अब ये क्या होते हैं एडवांस डायरेक्टिव्स, ये बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में। अब ये किस बारे में होती हैं, पेशेंट की मेडिकल केयर के बारे में होती हैं। लाइक अब एक पेशेंट है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, अलर्ट है, कॉन्शियस है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये आगे फ्यूचर में इसकी क्या कंडीशन होगी, ये वर्स हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो हम उससे पहले उसकी जो विशेज़ हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, वो लिख लेते हैं, वो पूछ के हम जो है ना लिख लेते हैं, उसको हम कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव्स। ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकें, बाद में इम्प्लीमेंट कर सके, जब पेशेंट जो है वो अपना डिसीजन लेने के काबिल ना हो या उसकी कैपेसिटी जो है वो लूज हो चुकी हो, तब तो तब जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले ली होती हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव्स, जो कि किसी भी पेशेंट की मेडिकल केयर के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसकी डिज़ायर्स, उसकी विशेज़, उसकी जो भी प्रेफरेंसेस है वो हम पहले राइट कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एडवांस डायरेक्टिव्स कौन कौन सी हैं, एक होती है लिविंग विल और दूसरी हमारे पास क्या है, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अब लिविंग विल में क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, वो खुद जो है ना अभी अलर्ट है, कॉन्शियस है, वो खुद जो है ना अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है किसी भी फिजिशियन को, किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। अगर वो खुद अपनी बता रहा है ओरली या रिटर्न रिटर्न फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं लिविंग विल, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है सेकंड टाइप, इसकी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब कि इसको हम कहते हैं हेल्थ प्रोक्सी, हेल्थ केयर प्रोक्सी, या फिर सरोगेट डिसीजन मेकर। मतलब कि पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में जा चुका है कि वो अब खुद डिसीजन नहीं ले सकता, खुद अपनी जो है ना वो अब अलर्ट नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो उसके बिहाफ पे जो भी उसके फैमिली मेंबर हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उसके बारे में जानता है, उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में, उसकी विशेस के बारे में, वो जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी बता सकता है, ठीक है। वो हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो जो पेशेंट की बिहाफ पे हमें सारा कुछ बता रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है, उसको हम कहते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सरोगेट डिसीजन मेकर, ठीक है। ये इसके दो से तीन नाम आपने याद करने हैं। इसको प्रोक्सी भी कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोक्सी, जो कि पेशेंट की बिहाफ पे डिसीजन लेता है, जो भी उसने केयर प्रोवाइड करनी होती है, उसने हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको पूरा गाइड करता है कि ये पेशेंट के प्रेफरेंसेस हैं, ये उसकी विशेज हैं, ये डिजायर्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोक्सी है वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंलिस्ट किए हुए हैं कि उसके जो है ना पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस है, अडल्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो इसके बिहाफ पे
डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि उसको पेशेंट की जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, डिजायर्स हैं, उसको पता होना चाहिए, वो उनसे फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी इसकी, एडवांस डायरेक्टिव्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी दफा आया हुआ है। टाइप्स ऑफ एडवांस डायरेक्टिव्स कौन कौन सी हैं? लिविंग विल है, और दूसरी हमारे पास क्या है? ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और टॉपिक आ जाता है, डू नॉट रिससिटेट एंड डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। मतलब इसमें सीपीआर का सारा बताया हुआ है कि अगर एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया, उसको सीपीआर की ज़रूरत है, लेकिन हमने उससे अभी पेशेंट से या उसकी फैमिली से अभी कंसेंट नहीं लिया हुआ, ठीक है, तो हम जो है वो सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने फॉलो करना है किस प्रिंसिपल को? बेनिफिशेंस के प्रिंसिपल को, कि हमने हमेशा जो है वो पेशेंट के लिए गुड ही करना है, ठीक है, उसके बेनिफिट की तरफ हमने काम करना है। तो हमने क्या करना है कि पेशेंट की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हमने इमीडिएटली जो है वो सीपीआर स्टार्ट करना है विदाउट एनी कंसेंट, ठीक है। क्योंकि वो कंसेंट लेते रहते जो है वो डिले हो सकता है काम, और पेशेंट की जो लाइफ है वो उसमें खतरे में हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फौरन जो है वो सीपीआर स्टार्ट करना है विदाउट एनी कंसेंट, ठीक है। अब अगर पेशेंट जो है, पेशेंट या पेशेंट की जो हमारे पास हमने पढ़ा, इसकी जो प्रोक्सी होती है, जो डिसीजन मेकर होता है, उसने बता दिया कि हमने ना सीपीआर नहीं करवाना, उसने डीएनआर जो है वो ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो जो फिजिशियन का काम होता है कि उसने उसके जो भी डिसीजन उन्होंने लिया होता है फैमिली ने, उसको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। उसकी जो विशेज है, उनके जो डिजायर्स है, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी होती है। तो जो फिजिशियन है वो पूरा जो है उनसे साइन करवा लेता है कि हाँ हाँ, हमारी फैमिली ने जो या पेशेंट ने जो है वो नहीं सीपीआर करवाना, तो हम जो है वो प्रॉपर उसको राइट करते हैं, साइन करवाते हैं पेशेंट से पूरा ऑर्डर। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड प्रिंसिपल है इसका पैलिएटिव केयर का, वो है कम्युनिकेशन। इसमें हमने क्या करना होता है कि पेशेंट के साथ हमने प्रॉपर कम्युनिकेट करना होता है, उसकी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना होता है। जो भी हमने उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी इंटरवेंशंस के बारे में डिसाइड करना है, वो हमने पेशेंट और फैमिली को इन्वॉल्व करके करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अप्रोच हमने यूज करनी होती है, 7 स्टेप अप्रोच। जब हमने कोई भी डिसीजन लेना है उसकी गोल्स के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट की, तो हमने ये अप्रोच यूज करनी है या आपने याद करनी है। 7 स्टेप इसके अंदर हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? क्रिएट द प्रॉपर सेटिंग। मतलब हमने जो डिसीजन लेना है वहाँ उसका लेने के लिए हमने पेशेंट की फैमिली को बिठाना है ना, पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को, तो हमने एक प्रॉपर सेटिंग जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। उनको प्रॉपर प्राइवेसी देनी है, उनको इंश्योरेंस देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि पेशेंट की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी सिचुएशन है, उनको हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। पेशेंट क्या चाहता है, फैमिली क्या चाहती है, उनकी उनको क्लैरिफाई करना है, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने अब गोल सेट करने हैं, ठीक है। अब पेशेंट जो है, पेशेंट क्या चाहता है, फैमिली क्या चाहती है, किस तरह के वो जो है ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिशियन से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, वो सारा जो है ना हमने उनसे पूछ लेना है। उसके अलावा जो फिजिशियंस हैं उन्होंने भी अपने अपने नॉलेज को शेयर करना है, ठीक है, कि हम ये थेरेपी देने जा रहे हैं, ये इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, इनके ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारा हमने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है फैमिली के साथ भी, ठीक है। उसके बाद फिर वो डिसीजन लेंगे कि हाँ आप ये कर दें, ये सही है, या वो खुद अपना बता सकते हैं कि आप जो है ना इसको ये हम नहीं चाह रहे, ये हम विद होल्ड करना चाह रहे हैं, ये विड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले टर्म्स जो है वो पढ़ ली थी। उसके बाद जो है हमने अपना जो है उनकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना है, इम्पैथेटिकली जो है हमने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लान बनाना है अब, और उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स अप्रोच को हमने यूज करते हुए कोई भी डिसीजन लेना है पेशेंट या पेशेंट की जो फैमिली है उसको इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? डिलीवरिंग बैड न्यूज़। कि हमने जब कोई भी बैड न्यूज़ देनी होती है फैमिली को या पेशेंट को, तो हमने उसको भी प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने कम्युनिकेट करना है, ऑनेस्ट वे में, और ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करनी है हमने, ठीक है। उसके अलावा अब जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं फैमिली के या पेशेंट के उससे रिलेटेड, तो हमने उनको प्रॉपर आंसर देना है, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, इम्पथेटिकली जो है हमने बिहेव करना है, ठीक है। उनके लास्ट मोमेंट्स पे जो भी पेशेंट्स जो है उस कंडीशन में होते हैं, तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसमें भी हमने प्रॉपर जो है वो टेक्निक्स को यूज करते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका पैलिएटिव केयर का, वो है फैमिली सेंटर्ड केयर। अब इसमें भी हमारे पास दो आगे फर्दर सब हेडिंग्स है। एक हमारे पास है विजिटेशन। ये भी हमने पढ़ा था कि हमने प्रॉपर जो भी पॉलिसी होती है हर हॉस्पिटल की, उसके जो प्रॉपर स्केड्यूल होता है विजिटेशन का, कि आप जो है वो इस इन आवर्स में जो है वो फैमिली पेशेंट के साथ पास आ सकते हैं, इन इन आवर्स में आप जो है वो विजिट कर सकते हैं पेशेंट के पास, ठीक है। तो हमने वो प्रॉपर जो है अलाउ करना है फैमिली को, ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है वो इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट्स आ सके, ठीक है। ये हमने प्रॉपर स्केड्यूल जो है फॉलो करना होता है।
उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रीवमेंट केयर है। ब्रीवमेंट क्या होता है कि जब पेशेंट की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी फैमिली वहाँ वो उस डेथ के बाद जो स्टेज होती है ना, उसको हम कहते हैं ब्रीवमेंट की स्टेज होती है, जो जिसमें ग्रीफ वगैरह होता है। ठीक है, तो हमने उस कंडीशन में भी जो है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है रिसोर्सेज के बारे में, वो कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल भी और इमोशनल सपोर्ट के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हमने उनके बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो उनको वहां से करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें भी उनको हेल्प आउट करना है। ठीक है, फैमिली को। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है प्रिंसिपल, वो है लीगल एंड एथिकल इश्यूज। ठीक है, लीगल एंड एथिकल इश्यूज में हमारे पास दो से तीन इश्यूज आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डबल इफेक्ट। अब डबल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी एक एक्शन है ना, उसके आगे दो फर्दर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, एक उसका गुड इफेक्ट हो और एक उसका है बैड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हो, जैसे कि हमारे पास है ओपोइड्स। अब एक नर्स जो है वो एक पेशेंट को ओपोइड्स दे रही है। ठीक है, अब इसके हमारे पास दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक इसका गुड इफेक्ट क्या है कि ये हम यूज करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। ठीक है, इसका जो बैड इफेक्ट क्या है कि इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं कि ये जो पोल्स होती है ना, ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन जो है वो कॉज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसके बैड इफेक्ट भी है एट अ टाइम और गुड इफेक्ट भी है। लेकिन अगर नर्स जो है उसकी प्राइमरी इंटेंशन ये है कि उसने पेन को रिलीव करना है, तब जो है वो लीगली परमिसिबल है कि वो उसको एडमिनिस्टर कर सकती है। ठीक है, अपॉइड को जो है वो उसको जो है एडमिनिस्टर कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो है ना यहाँ पे एक एथिकल इशू आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या एक और इशू आता है यहाँ पे, विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया था कि विद होल्डिंग क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर रहे। उसके बाद विदड्रॉइंग क्या होता है कि हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन इसको हम स्टॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके क्या डिसीजन है, क्या उनके डिजायर्स हैं। तो हमने उनके डिजायर्स की रिस्पेक्ट करते हुए हमने विदड्रॉ करना है या विद होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट जो है उसकी ब्रेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, लॉस ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस हो गए हैं, तो मतलब क्या वो लीगली डेड हो गया है। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, वो लीगली जो है वो इसमें नहीं आते अब। तो ये हमारे पास एक इसमें आपने याद करनी है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है ना, वो हमारे पास लीगली डेड पेशेंट होता है। ठीक है, जब उसके सारे फंक्शंस ब्रेन के लॉस हो जाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन डेड पेशेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन। ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो पेशेंट की डेथ होती है जब, तो हमने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करके जो है उनकी ऑर्गन डोनेशन की बात कर सकते हैं कि अगर वो चाहें, उनकी परमिशन हमने लेनी है। ठीक है, उनके क्या डिसीजन है कि वो डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं, तो हमने उनकी परमिशन के बाद जो है ये सारा प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रिंसिपल है इसका पैलिएटिव केयर का, वो है केयरिंग फॉर द केयर गिवर। ठीक है, अब सारी बात है, जब एक पेशेंट की डेथ होती है तो उससे फैमिली तो अफेक्ट होती ही होती है, साथ में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं ना, उनके लिए भी एक स्ट्रेसफुल फेज होती है ये वाली। ठीक है, तो इसमें भी हमने सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज को यूज करना होता है। वो सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने टेम्परेरी रिलीफ देना होता है उसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो ब्रेक ले, उसका थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। ठीक है, उसके अलावा उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो भी इवेंट हुआ, कोई डेथ हुई है पेशेंट की, तो हमने उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या केयर गिवर को भी अंडरस्टैंड करना है, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करना है जो भी उसका एक्सपीरियंस था, वो कर सकती है खुद केयर गिवर, नर्स या हेल्थ केयर फिजिशियन, अपनी कोलीग्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी मतलब अपने आप को थोड़ा सा वो रिलीव कर सके। ठीक है, उसका स्ट्रेस कम हो सके। उसके बाद जो है उसने अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है, रेस्ट को प्रमोट करना है और स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्फ केयर की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये भी आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था सारा वो किसके ऊपर था, पैलिएटिव केयर के प्रिंसिपल्स के ऊपर था। ये आपने सारे रीड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एडवांस डायरेक्टिव्स वाला है, जिसमें इसकी दो टाइप्स आगे हमने पढ़ी, लिविंग विल और ड्यूरेबल ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो आपका बुक पे नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको स्लाइड से करवा देती हूँ। ये जनरल चीज़ें हैं, इसमें आपने पहले पढ़ी होंगी। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो एक क्रिटिकल एक्सपेक्ट होता है किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का, हेल्थ केयर सेटिंग का। ठीक है, और इसमें हम किसको इंश्योर करते हैं, पेशेंट की और फैमिलीज की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, कम्युनिटी की सेफ्टी और वेलबींग। ठीक है, इन सबको हम इंश्योर करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अब जो हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं, क्रिटिकल केयर सेटिंग्स होती हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन के, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन कौन से इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैथीटर कैथीटर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस।
अब आपको पता है कि जो पेशेंट्स होते हैं सीसीयू में या आईसीयूज में, तो उनमें जो है वो कैथीटर्स वगैरह इंसर्ट किए होते हैं, ठीक है। यूरिनरी कैथीटर्स हैं, सेंट्रल वेनस कैथीटर्स हैं, या और भी कोई डिवाइसेस होती हैं, इन्वेसिव डिवाइसेस, तो उससे जो है वो रिस्क ज्यादा होता है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें प्रॉपर इंजाइजन टेक्निक्स को यूज करना होता है, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है, प्रोटोकॉल्स को यूज करना होता है, और हमने प्रॉपर जब उसका फंक्शन खत्म हो जाता है कैथीटर का, तो हमने टाइमली जो है उसको रिमूव कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है इसकी, जहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, वो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। अब जो पेशेंट्स हमारे पास आईसीयूज में होते हैं, उसमें काफी ज्यादा पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के होते हैं, तो वो वेंट पे होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ना उनमें, वो होती है निमोनिया की, ठीक है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो हमने इसको कैसे प्रिवेंट करना है, हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस करनी है, जैसे कि हमने उसके बेड को एलिवेट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रॉपर उसकी ओरल केयर करनी है, उसके अलावा आई केयर करनी है। तो ये सारी हमने इंटरवेंशंस करके उसको निमोनिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जाहिर बात है जहाँ पे वुंड होगा वहाँ पे भी इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने उसके जो वुंड होगा, सर्जिकल साइट होगी, उसको भी प्रॉपर क्लीन करना है, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है उसकी। उसके अलावा हमने एंटीबायोटिक्स को यूज करना है। तो ये हमने इंटरवेंशंस करनी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल इन्फेक्शंस, ठीक है। अभी हमारे पास क्या एक बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्शन कोज करता है, डिजीज कोज करता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इससे प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन को फॉलो करना है, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड जो है वो हमने हैंड रब यूज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या, इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स को यूज करना है। तो ये हमारे पास कुछ इंटरवेंशन हैं जिससे हम इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर सेटिंग में, तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले जो है पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। जारी बात है कि जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना होता है हमने पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि पहले उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो होती है, ठीक है। उनको पहले डिजीज प्रोसेस चल रहा होता है उनकी बॉडी में, पैथोलॉजी चल रही होती है, तो हमने उनको मैक्सिमम जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है, ताकि उनको जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फर्दर जो है वो इनकी इंक्रीज ना हो। तो हमने उनकी सेफ्टी के लिए उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर वर्कर प्रोटेक्शन। अब जारी बात है, हेल्थ केयर वर्कर जो है अगर वो हेल्दी होगा, अपना अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से, तभी वो जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो किसी भी ऑक्यूपेशनल इलनेस या ऑक्यूपेशनल डिजीज से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस्ट सेविंग। अब जारी बात है कि जब एक पेशेंट जो है वो उसका इतना हेल्थ केयर सिस्टम कोई भी है, उसका इतना बर्डन आ रहा है उसके ऊपर इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा डिजीज स्प्रेड होंगी तो ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा डिजीज स्प्रेड होंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसका बर्डन ज़्यादा होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट। अब जब अल्टीमेटली पेशेंट सेफ है, हेल्थ केयर वर्कर सेफ है, ठीक है, तो हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, पूरी पब्लिक हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, ठीक है। कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो सकती है। तो हमने इसका ओवरऑल ये सारी इंपॉर्टेंस याद करनी है, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ केयर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के। अब वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, जिसमें हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़े होंगे। इसमें हमारे पास क्या आता है कि ग्लव्स को यूज करना है, आई गोगल्स को यूज करना है, फेस मास्क यूज करना है, ये सारा हमने जनरल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, मतलब कि हमने रूट की बेस पे, जिस रूट से जो बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो रहा है, उस रूट जो है ना हमने उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एयरबोर्न है तो हमने एयरबोर्न से रिलेटेड जो है प्रिकॉशंस करनी है, हमने मास्क जो है वेयर करना है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस है, मतलब कि हमने ग्लव्स पहनने हैं ताकि हम किसी भी कोई भी स्किन डिजीज है उससे प्रिवेंट कर सकें अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका प्रिंसिपल है वो है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है ना उसमें जो भी हमारे मटेरियल्स, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उसको हमने प्रॉपर क्लीन क्लीन करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, ठीक है, ताकि हम जो है कंटेमिनेशन से प्रिवेंट कर सके। उसके बाद हमारे पास ये हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। हैंड हैंड वॉशिंग जो है उसके प्रॉपर स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, प्रॉपर टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमने अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स यूज करने होते हैं जब हमारे पास सोप या वाटर अवेलेबल नहीं होता, मतलब जो भी सैनिटाइजर वगैरह आ जाते हैं ना वो हमने यूज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं।
आगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, इसमें ग्लव्स हैं, ठीक है। ग्लव्स हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद मास्क एंड रेस्पिरेटर्स हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज हैं उससे प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद गाउन्स एंड एप्रन्स हैं, ये भी हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी टाइप की कंटामिनेशन है या कोई भी ट्रांसमिशन है किसी भी इंफेक्शियस एजेंट की, उससे प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आई प्रोटेक्शन है, इसमें गोगल्स आ जाते हैं, फेस शील्ड आ जाती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, किसी भी स्प्रेज या ड्रॉप्स या स्प्लैशेस की वगैरह के कॉन्टेक्ट से। तो ये हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास आता है इन्वायरमेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, क्लीन करना है अपने जो भी सर्विसेज सर्विसेज सर्फेसिस होती हैं हमारी इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो भी हम मोस्ट कॉमन जो जहाँ जहाँ पे टच कर रहे होते हैं उनको हमने क्लीन करना है। उसके बाद जो डिसइंफेक्शन है उसको अप्लाई करना है, मतलब इसमें हम डिफरेंट केमिकल एजेंट्स को यूज करके जो है वो उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो हाई टच सर्विसेज हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स हैं, ठीक है, बेड रेल्स हैं और लाइट स्विचेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा हमारा कॉन्टेक्ट होता है, तो हमने इनको भी प्रॉपर जो है वो इसको डिसइंफेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, अब ये हमने इसमें क्या करना होता है कि हमने ये फॉलो देखना होता है, इसमें हमने सुपरवाइज करना होता है कि जो हमारी हेल्थ केयर सेटिंग है वहाँ पे ये प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने मॉनिटरिंग करनी होती है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये हमने इसमें मॉनिटरिंग करनी होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने शार्प्स और वेस्ट को भी प्रॉपर जो है ना हैंडल करना होता है, ठीक है। जो वेस्ट डिस्पोजल है उसमें भी डिफरेंट, इसके आगे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि कौन कौन से वेस्ट हैं, टाइप्स के वेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हमने डिस्पोज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, शार्प्स डिस्पोजल है। शार्प्स में क्या है, नीडल्स आ जाती हैं, ब्रोकन ग्लास वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब इससे भी जो है काफी रिस्क होता है इन्फेक्शन का, तो हमने इसको भी मिनिमाइज करना है, प्रॉपर इसको डिस्कार्ड करना है शार्प्स को, ठीक है। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन है। अब जो वेस्ट है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, कुछ जनरल वेस्ट हैं, कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, इसको भी हमने प्रॉपर जो है वो सेग्रीगेट करना है, उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा जितना भी है ना वेस्ट हॉस्पिटल का, उसको हम सारा कंबाइन करके ना इसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें हम इंसिनरेशन करते हैं, ये क्या होता है इसमें हम बर्न कर देते हैं जो भी मटेरियल होता है ना, उसको एक प्रॉपर लार्ज लेवल पे जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है इसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन प्रोसेस थे इसके, शार्प्स एंड वेस्ट हैंडलिंग के। आगे हम देखें तो हमारे पास है शार्प्स डिस्पोजल। अब शार्प्स जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि हमारी स्किन को पंक्चर कर सकती है, जैसे कि नीडल्स हैं, ब्लेड्स हैं, ब्रोकन ग्लास हैं। इसको हमने कैसे इसकी हैंडलिंग करनी है, कैसे डिस्पोज करना है, तो ये हमारे पास के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यूज़ ऑफ कंटेनर्स, हमने प्रॉपर कंटेनर्स को यूज़ करना है, उनको अलग अलग जो है वो डिस्पोज करना है, ठीक है। जैसे कि अब ये आपने देखे होंगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कोई रेड कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं, ठीक है, शार्प्स को डिस्पोज करने के लिए। उसके अलावा हमने क्या करना है, रीयूज नहीं करना इनको शार्प्स कंटेनर्स को, ठीक है, ओवरफिल भी नहीं करना। उसके बाद प्रॉपर क्लोजर हमने करनी है, ठीक है, ताकि उसका जो चांस है इन्फेक्शन का वो कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद हमने सेफ्टी प्रैक्टिसेस यूज करनी है। अब इसमें क्या है कि हमने रीकैप नहीं करना नीडल्स को, ठीक है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि हमने रीकैपिंग से अवॉइड करना है। उसके बाद हमने सेफ्टी डिवाइसेस को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थी कुछ इसकी शार्प डिस्पोजल की। आगे हम देखें तो हमारे पास है वेस्ट डिस्पोजल। अब यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है वेस्ट, दो टाइप्स का होता है, एक होता है बायो हैजर्डस वेस्ट, ठीक है, और एक होता है नॉन बायो हैजर्डस, ठीक है। अब बायो हैजर्डस में क्या आता है कि जो भी हमारे पास है ना कंटेमिनेटेड मटेरियल, इसमें हमारे पास जो भी ब्लड सोक्ड गो स्पीसीज हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है, जहाँ से ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। उसके बाद नॉन बायो हैजर्डस वेस्ट में क्या होता है, जो जनरल वेस्ट होता है, इसमें प्लास्टिक है, पेपर वगैरह आ जाते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। तो ये हमने इसके टाइप्स को भी याद करना है। उसके बाद इसको हमने कैसे हैंडलिंग करनी है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो इसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेग्रीगेशन के। इसमें बास्केट्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे, कुछ व्हाइट कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। तो हमने उनकी जो है ना कैटेगरीज की बेस पे इसको प्रॉपर डिस्पोज करना होता है, ठीक है, इन वेस्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका था पूरा टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल का। आगे ये आपने यहाँ से कुछ कर लेने हैं, ये यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किस टाइप का वेस्ट जो है वो किस बास्केट में हम डिस्पोज करते हैं। जो जनरल वेस्ट है वो ग्रीन बास्केट है इसकी, ठीक है, ग्रीन कंटेनर है। उसके बाद जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक है वो रेड कलर की बास्केट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो येलो में आ जाता है। जो ग्लास वेस्ट है वो, जो वाइल्स वगैरह होती हैं, एम्प्यूल्स होते हैं, वो सारे ब्लू में आ जाते हैं। उसके अलावा जो शार्प नीडल्स वगैरह होती हैं वो ब्लू कंटेनर, वो रेड कंटेनर में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका, ये कुछ आपने इसके एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। ये हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए आज, एंड ऑफ लाइफ केयर वाला भी और इन्फेक्शन कंट्रोल वाला भी, ठीक है। ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।